हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में और उनका जो पूरा राजनीतिक चिंतन है उसके बारे में। आपका जो दूसरा पेपर है रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, जो दिसंबर महीने का आपका कोर्स है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का टॉपिक भी आपको दिया गया है। देखिए, जैसा कि मैं आपसे लगातार कह रही हूँ कि इस पेपर में आपको ख़ास तौर पर ये बात ध्यान में रखनी है कि हर यूनिट में आपको तीन उनके नाम दिए गए हैं, जिनके आपको विचारक दिए गए हैं, तीन थिंकर्स दिए गए हैं। तो वो जो तीनों थिंकर उस यूनिट में दिए गए हैं वो उस पर्टिकुलर एज के, मतलब उनका समय काल एक जैसा है। तो नेहरू जी को जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको नेहरू, गांधी, अंबेडकर इनको साथ में पढ़ना है। तो ये वो लोग हैं जो कि जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ है और हमारा देश एक नए राज व्यवस्था हमारे देश में स्थापित हो रही है। तो ये वो लोग हैं, मतलब आप एक बात देखिए कि इस पेपर में हम धीरे धीरे बिल्कुल प्राचीन काल से लेकर धीरे धीरे बिल्कुल आधुनिक काल तक आ चुके हैं। तो आधुनिक समय में जो हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद किस तरह का राजनीतिक सामाजिक चिंतन यहाँ रहा है। आपने पढ़ा कैसे प्री इंडिपेंडेंस टाइम में आपने महादेव गोविंद रानडे को पढ़ा, या आपने तिलक के बारे में पढ़ा, या आपने गोपाल कृष्ण गोखले के थॉट के बारे में पढ़ा। तो हम धीरे धीरे वो समय था जब हमारा इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट था, हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। और अब हम आ गए हैं जो आधुनिक काल है, जिसमें कि हमारे जो नई राज व्यवस्था है, भारत आज़ाद हो गया है। ये वो वाले लोग हैं जिन्होंने हमारा ही जो नव स्थापित व्यवस्था थी और कहीं ना कहीं हम जिस तरह से चले, जिन आदर्शों पे, जिन राजनीतिक सामाजिक उद्देश्यों को लेकर हम चले, ये वो वाला काल आ गया है। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक सामाजिक विचारों के बारे में पढ़ें। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और जब हमारा देश स्थापित हुआ और जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो आप निश्चित रूप से मान सकते हैं कि हमारे देश में जिस तरह की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो नीतियां बनी, उन पर कहीं ना कहीं उनका बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो नेहरू के विचारों को आप न सिर्फ वैचारिक रूप से जान सकते हैं या सैद्धांतिक रूप से जान सकते हैं, एक जो एडेड एडवांटेज आपको समझने में है वो ये है कि वो कहीं ना कहीं नेहरू ने प्रधानमंत्री के तौर पर जिस तरह की नीतियाँ अपनी सरकार में चलाई, या जिन नीतियों के आधार पर हमारी पूरी व्यवस्था को संचालित किया, तो आप उसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देख सकते हैं। नेहरू जी के जो पर्सनल लाइफ है, जो उनकी जीवनी है या व्यक्तिगत जीवन है, हम सब जानते हैं कि वे एक पंडित मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे, जो कि स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और नेहरू जी खुद पेशे से वकील रहे हैं, वकालत की उन्होंने डिग्री ली थी, इंग्लैंड में जाकर पढ़े हैं। और प्रसिद्ध पुस्तकें मुझे लगता है बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही नाम बता सकते हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और जो मैं हमेशा कहती हूँ कि शायद आपको और थोड़े जल्दी इस एज से पहले ही पढ़ लेनी चाहिए, पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो कि उन्होंने अहमदनगर जेल में रहते हुए अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखे थे, और वो हमें हैं। तो इन पुस्तकों को देखने से ये समझ में आता है कि नेहरू को बहुत ज़बरदस्त ज्ञान था, मतलब कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, जिन्होंने विश्व इतिहास के बारे में, विश्व इतिहास में उसके पूरे दर्शन के बारे में बहुत गहन अध्ययन किया था और बहुत गहन चिंतन किया था, और उस पर लिखा भी था। आज भी माना जाता है, हिस्ट्री के लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो बताएंगे, समझेंगे कि यदि आपको
विश्व सभ्यता पर कोई अच्छी किताब चाहिए तो आप नेहरू जी की ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, या हमको हमारे देश के अपने इतिहास पुराने प्राचीन से मध्यकाल और आधुनिक काल तक यदि आपको जानना है तो हिंदुस्तान की खोज नामक पुस्तक निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। और नेहरू की खुद की जो जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी, जिसका भी बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेशन भी हो चुका है। तो एक बात तो हमको बहुत अच्छे से सभी लोग जानते हैं, सर्वविदित है, कि नेहरू जो है वो एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत वेल रेड आदमी थे, जिसने कि पूरे विश्व के इतिहास को पढ़ा, समझा और पूरे विश्व के समय समय पे जो अलग अलग दार्शनिक हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, उनके सबके विचारों को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा था। और कहीं ना कहीं उस सब का प्रभाव उनके व्यक्तित्व में भी देखने को मिलता है, और जिस तरह के वो एक व्यक्ति बने और जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने इस देश में दिया, और न सिर्फ अपने देश में बल्कि जो अभी मैं धीरे धीरे आऊँगी, जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को दिया, अंतर्राष्ट्रीय जगत को दिया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तरह से एक स्टेट्समैन थे, एक युग पुरुष थे, जिन्होंने बहुत गहरी छाप हमारी पूरी व्यवस्था पर छोड़ी है, और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसके एरिया में भी नेहरू का कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसको आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं, नॉन लाइन मूवमेंट, हमारा देश जिस समय आज़ाद हुआ, आप सब जानते हैं कि विश्व जो है वो दो गुटों में बटा हुआ था। एक तरफ एक गुट था जिसका नेता सोवियत संघ था, और दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका। और ऐसे में एशिया अफ्रीका के जो नवोदित राष्ट्र थे, उनसे अपेक्षा की गई कि वे इन दोनों गुटों में से कहीं एक में शामिल हो जाएं। ऐसे में नेहरू ने युगोस्लाविया के मार्शल टीटो एवं इजिप्ट मिस्र के नासिर के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहल करी, जिसने ये कहा, और जो एशिया अफ्रीका के नवोदित राष्ट्र थे उनको एक नई राह दिखाई कि हम किसी भी तरह किसी गुटबाजी में शामिल ना हों, और किसी भी तरह उस वक्त की स्थितियां बच्चों इस तरह की थी कि ये दोनों गुट जो थे वो बहुत ज़्यादा आपस में एक सैन्य होड़ में लगे हुए थे, हथियारों की होड़ थी, अपना वर्चस्व स्थापित करने की होड़ थी। तो ऐसे में एशिया अफ्रीका के जो नवोदित राष्ट्र थे, उनको नेहरू, नासिर और टीटो ने एक राह दिखाई कि हमारे पास समय नहीं है कि हम इस अनर्गल की लड़ाई में अपने आप को शामिल करें और इन महाशक्तियों की लड़ाई में अपने आप को शामिल करें। बेहतर होगा कि हम इन दोनों गुटों से निरपेक्ष रहते हुए, नॉन अलाइन रहते हुए, हम अपनी व्यवस्था को, अपने देश की प्रगति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति पर ध्यान दें। और बहुत कहा जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन बहुत हद तक सफल नहीं हुआ। कई बार ये भी कहा जाता है कि नहीं, नेहरू के अपने इंक्लिनेशन जो हैं वो यूएसएसआर या सोवियत संघ की तरफ थे। लेकिन इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे समय में जब पूरा विश्व एक सैनिक होड़ में लगा हुआ था, युद्ध की बातें हो रही थी, तो नेहरू उन 3 लोगों में से एक थे जिसने कि ये कहा कि ये युद्ध ठीक चीज़ नहीं है, हमें बेहतर है कि अपनी जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसके विकास पर ध्यान देना चाहिए, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। और एक तरह से उन्होंने जो पहल रखी वो विश्व शांति की पहल थी। और भी है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भी, मैं आऊँगी धीरे धीरे इस बात पे कि नेहरू का किस तरह का कंट्रीब्यूशन था, किस तरह से उन्होंने कोशिश की थी कि हमारे जो आस पड़ोसी हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हों। और पंचशील के सिद्धांत के बारे में आप सब जानते हैं। वो बात अलग है कि किस हद तक वे सफल हुए या नहीं हुए, हम इस बात पर फ़िलहाल कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने एक सोच उस नए देश के सामने रखी थी, और भारत जैसे दूसरे देशों के लिए भी वहाँ रखी थी कि वो किस तरह आने वाले दिनों में जो एशिया अफ्रीका के नए नवोदित राष्ट्र थे, जो इतने लंबे उपनिवेशिक शोषण से मुक्त हुए थे, उनके लिए कहीं ना कहीं एक राह रखी थी उन्होंने कि किस तरह वे शांति से
की बात करें, इस विश्व को बेहतर जगह रहने के लिए बनाएं और बजाय कि युद्ध एवं हथियारों में अपने आप को इन्वॉल्व करें, उसके बजाय अपने जो जनसंख्या हैं, अपने जो समाज हैं, उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास पर ध्यान दें। तो कहीं ना कहीं नेहरू का जो इतना खुद का अध्ययन था, इतना उन्होंने उस सब पर एनालिसिस किया था, उस सब का असर जो उनके जो ज्ञान था वो उनकी अपनी सोच पर, उनके अपने विचारों पर पड़ा। मैं सीधा चूँकि मैंने आपसे शुरू से कहा, हमें कोशिश करेंगे कि बिल्कुल फोकस्ड वे में पढ़ें कि वाकई में स्टेट के बारे में या राजनीति के बारे में, है ना, वो हमारा फोकस है। उनके बारे में उनकी सटीक किस प्रकार की राय थी, तो हम थोड़ा सा मैं उसी पर आ जाती हूँ। ये फिर एक बहुत कॉमन बात है और बहुत चर्चा का विषय है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के भी स्टूडेंट्स हैं। आप सबको पता है कि भारत ने शुरू में किस तरह की व्यवस्था को अपनाया। हमने अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यदि देखा जाए तो हमने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, है ना। मैं मानकर चल रही हूँ अभी कि आप लोग कहीं ना कहीं एक पूरी तरह इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एक स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी क्या होती है और एक प्राइवेट जो कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी या जिसे हम कहें उदारवादी व्यवस्था क्या होती है ना। तो इन दोनों के बीच का सामंजस्य कहीं ना कहीं नेहरू हमारे सामने रखते हैं और उसी पर हम अपनी व्यवस्था को चलाने की कोशिश करते हैं। इस सब के पीछे यदि देखा जाए तो मूल में जो नेहरू की मुख्य भावना थी वह थी कि इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि नेहरू जी की, जवाहरलाल नेहरू की बहुत आस्था समाजवाद में थी। अब फिर सवाल ये है, थोड़ा सा हम लोग फिर समझें समाजवाद क्या है। मैं आपको बिल्कुल कोई जार्गन में नहीं इन्वॉल्व कर रही, कोई टेक्निकल वर्ड्स लैंग्वेज यहाँ नहीं यूज़ कर रही। बहुत साधारण शब्दों में यदि कहा जाए तो समाजवाद का अर्थ क्या है। समाजवाद का अर्थ ये है कि हम ये माने कि समाज में जो कुछ भी रिसोर्सेस या जो कुछ भी संसाधन है हमारे पास, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं होने चाहिए, है ना। और उन समाज के या किसी देश के जो समस्त संसाधन हैं उनका एक बहुत औचित्यपूर्ण बंटवारा या बराबर बंटवारा समाज के सभी लोगों के बीच होना चाहिए। या हम इसको बहुत साधारण तरीके से कहें कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर ना हो, कोई बहुत सारा गरीब ना हो, और जो कुछ भी रिसोर्सेज हैं, जो कुछ भी चाहे हमें प्रकृति ने दिया है, चाहे हमने खुद पैदा किया है, मैं बहुत डिटेल्स में अभी नहीं जा रही हूँ चूँकि आप अभी पॉलिटिकल साइंस में नए पढ़ना शुरू किया आप लोगों ने। तो यदि बहुत साधारण शब्दों में हम कहें तो समाजवाद वह व्यवस्था है जो ये बताती है कि समाज के जो कुछ भी संसाधन है उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए और उस पर पूरे समाज का बराबर से हक है। और चूंकि पूरे समाज का हक है तो उन सारे संसाधनों का बंटवारा सबके बीच बराबर होना चाहिए। और जब संसाधन बराबर होंगे तो निश्चित रूप से दूसरी चीज़ें भी बराबर हो जाएंगी। सबको बराबर अवसर मिलेगा, सबको बराबर अधिकार मिलेंगे। समाजवाद बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने समाजवाद के बारे में अपने अपने तौर तरीके समझाए, और उनमें से जो सबसे क्रांतिकारी विचार जो कहे जाते हैं समाजवाद को, जो बहुत क्रांतिकारी बना देते हैं, कार्ल मार्क्स के नाम से आप लोग शायद परिचित होंगे। कार्ल मार्क्स ने अपना पूरा साम्यवाद का दर्शन दिया है, मूल रूप में एक समाजवादी विचारधारा है, और वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो अभी की व्यवस्था है ये बिल्कुल भी समाजवादी नहीं है, ये एक समतावादी समाज व्यवस्था नहीं है, और इस व्यवस्था को हमें बदल देना है और इस व्यवस्था को हमें क्रांति के ज़रिए और एक नई व्यवस्था की स्थापना करनी है जिसमें कि सब कुछ समान हो जाए, सब बराबर हो जाए और सारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, जो संसाधनों का बंटवारा जो है वो बराबर हो जाए। तो मार्क्स ने एक बहुत क्रांतिकारी तरीका बताया। उन्होंने कहा कि सब एक हो जाइए, इस व्यवस्था का तख्ता पलट कर दीजिए और फिर
जिसको कि वो साम्यवाद कहते हैं, एक साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना कर दीजिए। कुछ दूसरे समाजवादी हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, कहना बहुत आसान है कि आप क्रांति कर दें, क्रांति बहुत आसानी से नहीं होती है, उसमें अलग अलग विचारक हैं और समाज को हमेशा धीरे धीरे परिवर्तित किया जाता है और हम इस तरह की आर्थिक नीतियां बनाएं, हम इस तरह की राजनीतिक नीतियां बनाएं कि हम धीरे धीरे समाज को समाजवाद की ओर ले जाएं। यानी कि जो समाज है फ़िलहाल का, जो कि शायद असमानतावादी समाज है, उसमें हम एक बराबर जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो ये करें, सारे जो संसाधन हैं उनका बराबर का बंटवारा करें। नेहरू निश्चित रूप से समाजवाद से भी और साम्यवाद से भी उन्होंने इंस्पिरेशन लिया, और लेकिन विशेष बात यह है कि नेहरू के लिए कहा जाता है कि उन्होंने समाजवाद से प्रभावित तो हुए, लेकिन कोशिश ये की कि जो उसके अच्छे पक्ष हैं उसको अपनाएं और जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड किया जाना चाहिए उनको उन्होंने एक दिशा, एक व्यवस्था ऐसी बनाई प्रधानमंत्री के तौर पर रहते हुए कि वो चीज़ें अलग हो जाएं। तो मैं थोड़ा सा फिर पीछे जाऊंगी। चूँकि नेहरू स्वयं समाजवाद से इतने प्रभावित थे तो नेहरू ने लगातार, आप फिर एक बात जानते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी एक विशेषता है कि वह आंदोलन केवल विदेशी दास्ता से मुक्ति का आंदोलन नहीं था, है ना। गांधी जी को भी आपने देखा, गांधी जी ने इतने ज़बरदस्त सामाजिक उद्धार के कार्यक्रम चलाए थे क्योंकि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के जो नेतृत्व था हमारा, वो ये मानता था कि हमें कहीं ना कहीं विदेशी दास्ता से मुक्ति तो चाहिए, लेकिन हमें साथ ही साथ हमारे अपने समाज में जो बुराइयां हैं उनको भी मिटाना है। कहीं यदि आर्थिक शोषण हो रहा है, कहीं यदि राजनीतिक शोषण हो रहा है, कहीं यदि सामाजिक शोषण हो रहा है, तो हमें उस सबको भी दूर करना है। और ये जो पूरा समाज उद्धार का जो आइडिया था, निश्चित रूप से जिस तरह से गांधी जी का अपना योगदान था, तो हम ये नकार नहीं सकते कि जवाहरलाल नेहरू का भी बहुत योगदान था। जिस तरह से फिर बाद में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, हमारा संविधान जो बनता है, और जिस तरह की इकोनॉमिक सोशल पॉलिसीज़ हमने अपनाई, उस सब पे भी बहुत प्रभाव रहा। कांग्रेस उस वक्त वर्चुअली, बाद के समय में तो कांग्रेस ही इस पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को लीड कर रही थी। तो कांग्रेस ने जब अपने घोषणा पत्र जारी करने शुरू किए समय समय पर, तो नेहरू के समाजवाद का प्रभाव कांग्रेस के खुद की उद्घोषणाओं में हमें दिखता है। उदाहरण उसके लिए मैं आपको एक आध दूंगी, जैसे कि 1927 में जो कराची अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें क्या किया गया, कांग्रेस ने एक सोशलिस्ट प्रोग्राम को अडॉप्ट किया। तो हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस ने यदि कहीं समाजवाद को अपनाया अपने प्रोग्राम में कि हम आने वाले दिनों में जब धीरे धीरे हमारे पास सत्ता आएगी तो हम पूरी व्यवस्था को कैसे संचालित करेंगे, उसमें नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान, वो जो समाजवाद की जहाँ बात है वहाँ हमें नेहरू जी का बहुत योगदान देखने को मिलता है। अब देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि समाजवाद तो हमने अपना लिया, पर ये पश्चिम से आई हुई विचारधारा है ना, यूरोप से आई हुई विचारधारा है, और जो कुछ भी समाजवाद के अंतर्गत कार्यक्रम दिए गए थे वो निश्चित रूप से वहाँ के समाज की जो आर्थिक स्थितियाँ थी या राजनीतिक स्थितियाँ थी या सामाजिक स्थितियाँ थी, उसके अनुरूप उन्होंने उस समाजवाद को लाने के, समाज पर लागू करने के तरीके समझाए थे। नेहरू का योगदान आप विशेष रूप से ये मान सकते हैं कि उन्होंने वो जो वेस्टर्न सोशलिज्म था, जो पाश्चात्य संकल्पना हमें मिली थी, उस पाश्चात्यवादी संकल्पना को उन्होंने भारतीय परिस्थितियों में लागू किया। हमारे अपने समाज की कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पिक्यूलियरिटीज़ जिसको हम कहते हैं, है ना, हमारा सामाजिक ढांचा यूरोप के या पश्चिम के सामाजिक ढांचे से बिल्कुल फ़र्क है। तो यदि आपको
बराबरी की बात करनी है और हमारे समाज को समाजवाद बराबरी का समाज बनाना है, एक समानतावादी समाज बनाना है, तो हमें बिल्कुल उस तरह के तरीके चाहिए कि जो हमारे समाज, उदाहरण के लिए मैं कहूँ, जैसे हमारे यहाँ जातिगत रूप से बहुत असमानता थी, विशेष तौर पर उन दिनों में। आप सब जानते हैं कि ऊंची जाति और नीची जाति का, सवर्ण का और नीची जातियों का भेद हुआ करता था और कुछ जातियों को तो बिल्कुल अस्पृश्य माना जाता था। इसीलिए गांधी जी ने हरिजन उद्धार का कार्यक्रम चलाया था। तो जब हम भारत के संदर्भ में बराबरी की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जातियों की समानता की बात तो करनी ही पड़ेगी। वेस्ट में, वेस्टर्न कंट्री में कास्ट सिस्टम नहीं होता है, तो इस तरह की असमानता से वो लोग वाकिफ़ नहीं हैं। तो नेहरू की यदि हम एक विशेषता माने तो ये है कि उन्होंने वेस्टर्न जो पूरा आइडिया था समाजवाद का, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी का, एक समानतावादी समाज का, वे कहीं ना कहीं उससे बहुत प्रेरित हुए, बहुत एनकरेज हुए, लेकिन उन्होंने उसको इंडियन कंडीशंस में, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालने के लिए एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई। और निश्चित रूप से कांग्रेस का जो पूरा प्रोग्राम था, जिस तरह से वो हमारे समाज के उद्धार के कार्यक्रमों की भी बात करती थी, उस पर नेहरू जी के समाजवादी विचारों का बहुत प्रभाव था। एक चीज़ और मैं यहाँ शायद मेंशन करना भूल गई, समाजवाद की एक विशेष धारा है जिसको कहते हैं फेबियन सोशलिज्म। फेबियन सोशलिज्म विश्वास करता है कि ये जो बदलाव है इसकी प्रक्रिया बहुत धीमी होगी। मतलब मार्क्स जिस तरह से क्रांतिकारी विचारों की बात करता है, फेबियन सोशलिज्म ये मानता है कि ये परिवर्तन जो है हमें समाज में लाना है, पर वो बहुत ग्रेजुअल होगा, क्रमशः होगा, धीरे धीरे होगा। तो उस हिसाब से हमें समाजवादी कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। तो नेहरू कहीं ना कहीं फेबियन सोशलिज्म से ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन आप पूरी तरह ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने सब कुछ फेबियनिज्म का भी अपना लिया था। मैंने जैसा आपसे बार बार कहा कि उनका मानना ये था कि भारत अपने आप में एक विशेष देश है, हमारी अपनी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं, ढांचा है, और हमें जो कुछ भी परिवर्तन लाना है वो हमारे अपने समाज में लाना है। तो उसके लिए हमें अपने समाज के अनुरूप विशिष्ट कुछ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। और इसीलिए एक बात देखिए, मैंने आपसे भी जाति की बात कही, पश्चिमी समाज जब बात करता है तो वो समाजवाद को केवल आर्थिक संदर्भों में बात करता है, क्योंकि शायद उनके समाज में जो असमानता पैदा होती है और जो एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी कि जो संसाधनों तक आपकी पहुंच है, उसमें सबसे बड़ा यदि कोई जिसको हम कहते हैं इम्पेडिमेंट है या कोई रुकावट है तो वो है आर्थिक। क्योंकि व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, आर्थिक संसाधन नहीं है, तो उसको बहुत सारे अवसर नहीं मिल पाते। लेकिन भारत के संदर्भ में यदि आप देखें तो केवल आर्थिक पक्ष ही नहीं है, जाति प्रथा इस देश का एक इतना बड़ा फैक्टर है कि इतना बड़ा कारक है जिसको हम नहीं नकार सकते। तो नेहरू ने जो काम किया वो ये था कि वो समाजवाद को केवल एक आर्थिक नीति नहीं मानी, और उन्होंने इस आर्थिक नीति को सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में भी लागू किया, है ना। और अभी अब धीरे धीरे हम समझेंगे कि किस तरह उन्होंने इसको एक व्यापक आयाम दिया कि आप केवल आर्थिक संदर्भ में बराबरी की बात हमारे संदर्भ में, हमारे जैसे देश में नहीं बैठती, क्योंकि दूसरी जो गैर बराबरी है, दूसरी जो असमानता है, जातिगत है, या कई बार जो लैंड ओनिंग से रिलेटेड है, हमारे यहाँ ज़मींदारी प्रथा थी, तो उसके लिए हमें कुछ विशेष कार्यक्रम दृष्टि से चीज़ों को देखना पड़ेगा, या उसके लिए एक विशेष प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, या स्पेशल पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। तो नेहरू का कंट्रीब्यूशन आप ये बहुत बड़ा मान सकते हैं कि समाजवाद को केवल एक इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन न रख के उन्होंने इसको दूसरे आयाम भी दिए।
अब देखिए, फिर हम याद रखें, एक समय है नेहरू स्वतंत्रता सेनानी भी हैं और उसके बाद नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में वे लगातार कांग्रेस जो लीडिंग बॉडी है उस पूरे इंडिपेंडेंस मूवमेंट को चलाने वाली, वे उसकी नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। तो कुछ कंट्रीब्यूशन तो हम उनका वहाँ देख रहे हैं, उनकी जो पॉलिटिकल थॉट है वो हमको वहाँ से दिखने लग गई है। निश्चित रूप से स्वतंत्रता सेनानी हैं तो वो कहीं ना कहीं जो इम्पीरियलिज्म है, साम्राज्यवाद है, उसका वे विरोध कर रहे हैं। और यही समझ में आता है कि वे ये मानकर चलते हैं, उनकी किताबों में इस देखने को समझ में आता है कि वे मानते हैं कि शोषण, या जिसको हम कहें कि अगर हमें समाजवाद की शुरुआत करनी है तो हमें उस साम्राज्यवाद का विरोध कर कर शुरुआत करनी पड़ेगी। मतलब आप मज़ेदार बात देखिए कि उन्हीं वेस्टर्न फिलोसोफर्स से हम वो पूरा विचार ले रहे हैं और फिर हमको ये भी समझ में आ रहा है और हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से वो हम पर आकर शासन कर रहे हैं, वह भी समाजवादी तरीका नहीं है। तो देखिए, मैं आपको लगेगा शायद मैं थोड़ा आगे पीछे जा रही हूँ, मैं चीज़ों को आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। समाजवाद, जब मैंने कहा कि केवल एक इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन है, मार्क्स को भी हम देखें और समाजवादियों को भी देखें, बाकी अन्य को भी, एक बात मोटा मोटी सब में कॉमन है कि वे मानते हैं कि समाज में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वह है पूंजी, यानी कैपिटल, यानी पैसा। तो जिसके पास पैसा है, आर्थिक शक्ति है, वो शोषण करता है दूसरे का, और इसीलिए इस आर्थिक शक्ति का, इस पैसे का सब में समान वितरण होना चाहिए और वो कहीं एक जगह केंद्रित ना हो। नेहरू का विशेषता यह है कि उन्होंने इस पूंजी के केंद्रीकरण को साम्राज्यवाद से भी जोड़ा है। उन्होंने कहा जिस तरह केंद्रित पूंजी जो है, बिल्कुल जो कैपिटल एक एक्सप्लॉयटेशन करती है, ठीक उसी तरह साम्राज्यवाद, चूँकि वे विकसित देश थे, आर्थिक रूप से शायद ज़्यादा संपन्न देश थे, तो उन्होंने जो हमारे उनसे जो गरीब देश थे, और गरीब देश थे या नहीं, उन पर आकर राज किया तो उनको धीरे धीरे गरीब कर दिया, क्योंकि जो लेजिटिमेटली उनका था वो उनसे छीन लिया। तो प्री इंडिपेंडेंस टाइम में यदि हम नेहरू का जो पूरा विज़न देखते हैं, जैसा कि उनके लेखों में और उनकी किताबों में हमको समझ में आता है, तो बहुत स्पष्ट है ये कि वे कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद को भी बहुत शोषणकारी मानते हैं और ये मानते हैं कि जिस तरह से पूंजीवाद या पूंजी का एक जगह, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, एक जगह केंद्रित हो जाना, यदि वह शोषण का कारण बनता है तो उतना ही साम्राज्यवाद भी एक प्रकार की असमानतावादी व्यवस्था को उत्पन्न करता है। तो इस आधार पे वे प्री इंडिपेंडेंस टाइम में, अपने स्वतंत्रता पूर्व समय में वे कह रहे हैं और विरोध कर रहे हैं साम्राज्यवाद का, और दोनों को फिर वो कहीं ना कहीं पूंजी के केंद्रीकरण को और साम्राज्यवाद को वो कहते हैं कि एक इंटरनेशनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल है, वो तुलना करते हैं और उनको बिल्कुल एक ही तरह से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बच्चों रही प्री इंडिपेंडेंस की बात कि किस तरह से मैंने कोशिश करी आपको समझाने की कि साम्राज्यवाद का विरोध उन्होंने किया, और साम्राज्यवाद का विरोध करने के पीछे भी उन्होंने कहीं ना कहीं समाजवाद से जो उनको प्रेरणा मिली, कहीं ना कहीं वो उसके मूल में थी। मेरे ख्याल में आपको समझ में आया होगा, और विशेष तौर पर थोड़ा सा आज पढ़ने की और समझने की कर जाके कोशिश करिएगा। मैंने कुछ नाम लिए, समाजवाद का नाम लिया, मैंने कैपिटल का नाम लिया, या मैंने मार्क्स का कम्युनिज़्म की बात कही है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा घर जाकर इन पर आप पढ़ें, जिससे कि जब हम आगे बात करते हैं तो इन कॉन्सेप्ट्स में आप क्लियर हो और आपको कन्फ्यूजन ना हो। थैंक यू।